बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आवाम के लिए आज से एक अच्छी खबर से आगाज़ हुआ। हुकूमत ने जो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि ख़ाम तेल की कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम नहीं आ रहा, मुसलसल गिरावट जारी है और उसका असर पाकिस्तान पे भी ज़ाहिर है पड़ा है। और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि कीमतें जो हैं वो कम की जाएँ। डीज़ल की कीमत में 27 और पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर की कमी कर दी गई है। ऑब्वियसली एक बड़ा रिलीफ है, लेकिन इसके समरात वाकई आम आदमी तक पहुंचेंगे या नहीं, ये बड़ा एक सवालिया निशान इसके आगे है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि रमज़ान में जैसे हमने देखा है कि रमज़ान के आते ही सब्जियों की और फलों की ख़ास तौर पर कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। सो अब ये भी हुकूमत का और ज़िले इंतज़ामिया का हर शहर की ये काम होगा कि वो जो चीज़ें हैं वहाँ पर बेहतरी लाई जाए। जो मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ जिस अंदाज़ में इस महीने से आवाम को एक तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं उस पर ख़ास तौर से नोटिस लिया जाए और एक्शन लिया जाए। आगे अगर हम बढ़े, कोरोना की वजह से जिस ख़ास तबके का जिक्र वज़ीर आज़म साहब अभी तक करते आए हैं कि जो मज़दूर और मेहनत कश तबका है, आज यकम में मज़दूरों का आलमी दिन ऑब्वियसली मनाया गया। उसी तबके के हवाले से वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि लॉकडाउन अगर कर दिया तो इस तबके का क्या हाल होगा, गरीब तबका कहाँ जाएगा। जो 25% हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये दिहाड़ीदार तबका जो रोज़ाना कमाता है और रोज़ाना खाता है अपने घर में फैमिलीज़ के लिए, वही पैसे जो है वो लेकर जाता है, उनका रोज़गार यकीनी तौर पे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और हुकूमत के अपने इदारे जो हैं वो ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने कोरोना वायरस की वजह से जो मौशी सरगर्मियाँ हैं उन पर एक मनफी असर का जायज़ा लेते हुए ये बात की है कि 1 करोड़ से ज़ायद अफराद के बेरोज़गार होने का ख़दशा है। जबकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का एक बयान सामने आया कि कोरोना के बायस 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। ये उनका डेटा वो किस बुनियाद पे ये फिगर दे रहे थे ये तो नहीं पता, लेकिन यकीनी तौर पे ख़ुद हुकूमती इदारे जो हैं अब 1 करोड़ का जो फिगर है वो तो बता रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत का आगे क्या प्लान है। और दूसरी तरफ जो सिंध को लेकर और वफाक को लेकर जो एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे पर जो तनकीद हो रही है वो आज भी जारी रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वफाक सूबों की मदद नहीं कर रहा, और सिंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह से 1 रुपया भी वफाक की जानिब से कोरोना वायरस के बाद की जो सूरत हाल बनी है उसमें नहीं दिया गया, हमारी मदद नहीं की जा रही। और अगर ये काम नहीं संभाला जाता तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं और किसी और को मौका दें। सो ये चीज़ें हैं, ये सूरत हाल है जो सियासत के हवाले से चल रही है। और ऐसी सूरत हाल में जबकि एक पैंडमिक का सामना है, कैसे मुत्तहिद होकर सियासी जमातें इस चीज़ को लेकर चलेंगी, आज इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड लेबर हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। और नदीम अफजल चंद साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। अताउल्लाह तारड़ साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। ये दोनों सिचुएशंस जो हैं, दोनों तरफ की जो स्टेटमेंट्स हैं या मौक़िफ़ कह लीजिए वो आ रहा है। वफाक कहता है कि हम तो ऑब्वियसली बढ़ के कर रहे हैं और तमाम सूबों का कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से जो इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट है, उसका भी उन्होंने बारहा जिक्र किया कि NDMA जो है वो भिजवा रहा है, कोऑर्डिनेशन भी बड़ी अच्छी चल रही है। सिंध ये कह रहा है कि हम तक कुछ नहीं पहुंच रहा, कोई रिलीफ में भी पैसे नहीं दिए जा रहे, मईशत के हवाले से कोई पैसे नहीं दिए जा रहे। आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस टाइम पर ये बयानात, ये स्टेटमेंट्स, ये तनकीद क्यों हो रही है? सादिया साहिबा, देखिए, जो वफाक होता है, वफाक का हौसला बड़ा होता है, वफाक में ज़्यादा कैपेसिटी होती है पेशेंस की। वफाक तमाम इकाइयों को, तमाम सूबों को साथ लेकर चलता है क्योंकि वो एक ज़्यादा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि इस दौरे हुकूमत में देखने में ये आया कि बहतान तराशी और इल्ज़ाम तराशी की हद कर दी गई। वज़रा को पहले कहा गया कि जी आप सूबाई हुकूमतों पर तनकीद करें, हालांकि ये वफाक का काम नहीं है। अगर मान भी ले कि किसी सूबे की तरफ से कोई पहल की गई, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए
फिर भी वफाक को बहुत बुर्दबारी से, बहुत तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बड़ा और दिल ये करे वबा है, सही। ये वबा है, ना ये बॉर्डर देखती है किसी सूबे का, ना ये किसी मुल्क का बॉर्डर देखती है, ना ये कौमियत देखती है, ना ये मजहब देखती है। तो कौम को यकजा करना, मुत्तहिद करना और कौम को एक पेज पर लाना, ये वजीर आजम की जिम्मेदारी है। मगर अफसोस की बात यह है कि उनमें इतना हौसला नहीं है कि जब ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई तो वो अपनी बात करके बगैर बताए उठ गए, ऑपोजिशन को सुना तक ना। और हम देखिए, हम अब भी तैयार हैं कि कोरोना के मामले पे हुकूमत के साथ हर तरह का तावन करने को तैयार हैं, हर तरह की बात करने को तैयार हैं। मगर ये इंतकामी सियासत और एक इंतकामी जहन रखना अपने तमाम मुखालिफ अपने सियासी मुखालिफिन की तरफ, ये बहुत अफसोसनाक अमर है। और आप इस वक्त लीडरशिप का रोल प्ले करें। ठीक है। और ये जो इन्होंने गिला किया, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम की जिम्मेदारी है, विफाक को इस सूरत में दिल बड़ा करना चाहिए। मैं जरा पहले इसका जवाब ले लूं नदीम अफजल चंद साहब से कि ये बात मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, अशराफिया वाली जो बात लग रहा है इस वक्त। जी तारड़ साहब, अशराफिया वाली जो बात की, आप वजीर आजम हैं, ये कौन सी हुक्मरान अशराफिया है जिसने जो है वो आपका लॉकडाउन करवा दिया, या आप लॉकडाउन पे अभी तक कंफ्यूज हैं? खुदा, ठीक है, ये तो पूछेंगे। आज शिबली फराज साहब ने जो है वो अशराफिया का नुमाइंदा बिलावल साहब को करार दिया और सईद गनी साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि शिबली फराज साहब की शायद मजबूरी है कि उन्होंने फिरदौस आशिक अवान साहिबा जैसी बातें करनी ही करनी है। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब ये फरमाइए कि ये सिंध को क्यों मौका दिया आपने ये कहने का? वो आप लोग एक तरफ कहते हैं बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, एनडीएम में इक्विपमेंट भी सूबों को दे रहा है और हम सूबों की पूरी तरीके से मुआवनत कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हमें 1 रुपया नहीं दिया। देखिए, एनएफसी वार्ड के पैसे 18वीं तरमीम के बाद वो इनको मिल रहे हैं सारे। और रहेगी बात डिज़ास्टर मैनेजमेंट के और इस कोरोना के हवाले से, तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो मैं चंद मीटिंग्स मैंने देखी हैं उसमें जहाँ तक सामान का, इक्विपमेंट का तल्लक है, वो तो बराबर मिला है। बाकी कोई ऐसी डिमांड इन्होंने की है जो अपने बजट से हट के, बजटेड अमाउंट से हट के है। ठीक है। इंडस्ट्री को जो मिलना है वो सिंध की इंडस्ट्री को भी वही मिलना है। असास प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त सबसे बड़ा दिया है, वो 4 सूबों को मिल रहा है, जीबी को भी मिल रहा है और उसमें उसके पैसे भी मिल रहे हैं। और उसके बाद अभी लेबर क्लास को जो 50 बिलियन से 75 बिलियन देने हैं नया अब शुरू कर रहे हैं जो प्रोग्राम, उसमें भी सारों सूबों को मिलने हैं। अच्छा। अब ये कहना कि पैसे नहीं मिल रहे, हाँ, अगर कोई बजट की इनकी अमाउंट को प्रोजेक्ट्स की अमाउंट रहती है तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जहाँ तक गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज का तल्लक है, उस रिलीफ पैकेज में अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो सईद गनी साहब पॉइंट आउट करें। आज कि अगर वजीर आजम साहब ये चीजें नहीं संभाल सकते तो उनको इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए और किसी और को मौका दें। मेरे ख्याल में जहां इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने की जो बात है ना, ये तो सिस्टम को डिरेल करने वाली बात है। और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और बिलावल साहब एक जमहूरी पार्टी के सरबराह हैं, मेरे ख्याल में तो उनको नहीं इस वक्त इस्तीफा मांगना चाहिए। और हुकूमतें जो जमहूरी हुकूमत होती है उस पर जब तक लीडर ऑफ द हाउस, फिर पार्टी का जो हेड होता है वो उसकी पार्टी की हुकूमत है, तो फिर अब या तो मेजॉरिटी पीटीआई के पास ना रहे। अच्छा, तो आपके पास फोरम है, जब तक मेजॉरिटी है उस वक्त तक तो इस्तीफा नहीं। सिस्टम डिरेल करने वाली बातें ना करें। और मेरे ख्याल में इस वक्त क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे खुद पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने साइन किया और इसी स्पिरिट में साइन किए कि कोई भी मुंतखब हुकूमत होगी तो उसको 5 साल पूरे करने। अगर उस स्पिरिट को भी देखा जाए जो शहीद बीबी का और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था, तो फिर मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी आज उस स्पिरिट से गालबन वायलेट कर रही है। ठीक है, अब सईद गनी साहब, ये क्यों पीपल्स पार्टी जो है वजीर आजम को कह रही है कि घर चले जाएं, किसी और को मौका दें अगर आप काम नहीं कर सकते? और जो नदीम अफजल चंद साहब ने भी बात की कि जो सूबों का हिस्सा बनता है एनएफसी अवार्ड के तहत वो उनको जा रहा है, उससे हट के अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वो कह रहे हैं कि जी मदद नहीं हो रही, मुआवनत नहीं हो रही, पैसे नहीं दिए जा रहे, वो बता दे फिर पीपल्स पार्टी। सो ये मामला है क्या? आखिर सिंध इस वक्त विफाक से चाह क्या रहा है, मांग क्या रहा है? अभी मेरा ख्याल है कि नाम तो शायद आपने और नाइक चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है चेयरमैन डॉक्टर प्रसाद की। अगर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं और उन्होंने जो बातें कही है उसको अचानक आप सुनिए तो अच्छी बात है। अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं आ जाए किसी बात में तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की जो पीटीआई के हमारे दोस्तों को पूरी करनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक जगह ये कहा कि अगर वो काम नहीं करना चाहते, अगर वो काम नहीं करना चाहते तो वो रिजाइन दे दें ताकि हालात में कोई और काम कर दे। उन्होंने इस्तीफे की बात इस तरह नहीं की कि उन्होंने डिमांड की इस्तीफा देते वरना हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। उन्होंने कहा
हाँ, मैंने भी यही कहा है कि अगर वो काम नहीं कर सकते, बिलावल साहब का एग्जैक्टली वही जुमला मैंने कोट किया है कि अगर वो काम नहीं कर सकते तो वो इस्तीफा दे के घर चले जाएं, किसी और को मौका दे दें। हाँ, अब मैं आपसे बात देखिए, एक तो चेयरमैन साहब ने सिर्फ सुबह से की बात नहीं की, उन्होंने तमाम सूबों की बात की, उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जो चैलेंज सूबाई हुकूमतों को दरपेश है, जो मुश्किलात उस पूरी कौम को दरपेश हैं, वो एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस हैं। उसमें अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि सूबे अपने वसाइल के जरिए इस जंग से जीत जाएंगे, जंग को ऐसे लड़ देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। वफाक को तमाम सूबों की मदद करनी चाहिए ताकि अपनी हेल्थ फैसिलिटीज में इजाफा कर सके, चाहे वो जो टेस्टिंग की कैपेसिटी उसमें इजाफा कर सके, और जो दीगर काम करने के हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो काम सूबे कर सके। उस हवाले से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी शायद वो सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट की नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। उन्होंने पंजाब के लिए यही बात। अब हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का अगर आप बजट उठा कर देखें तो उनके पास दो मेजर हेड्स हैं जहां पर उनके पैसे चले जाते हैं। एक डिफेंस है, एक आपकी डेट पेमेंट होती है, ठीक है। इस वक्त जितनी कर्जों की अदायगी थी वो सारी डेफर हो गई है। फिलहाल आपको इस कोरोना वायरस की वजह से स्पेस उसमें मिल गई है। फिर ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस आपने शुरू में कहा कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जितना ट्रांसफर रिलीफ लोगों की तरफ होना चाहिए था शेड्यूल की तरफ, उतना भी नहीं हुआ है। हुकूमत ने अब भी टैक्स जो है उसमें इजाफा किया है और बहुत सारी जो रिलीफ शहरियों को मिलनी चाहिए थी वो अपने पास पैसे रखनी है। चले, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन वो रिलीफ जो आपको पेट्रोल की पैरोलॉमी मार्केट में कीमत में जो कमी हुई है उससे हुकूमत को मिल रहा है। जो डेट रीपेमेंट आपको नहीं करनी पड़ रही है उसकी वजह से आपको स्पेस मिल गई है। चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि आपको पैसे सूबों को दें और उनकी जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं उनको इनहांस कर रहे हैं, उनकी मदद करें। देखिए, किसी सूबे के पास इतना पैसा नहीं। और दूसरी बात जो नदीम साहब चंद साहब जो कह रहे हैं, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, पिछले साल की भी अगर फिगर उठा के देख लें, जितनी पेमेंट जब आप बजट बनाते हैं तो आपको बताते हैं कि एफबीआर इतना कलेक्शन करेगा और बाकी यहाँ से इतना आएगा और इतना शेयर सूबों का बनेगा। हमारा इस साल का जो शेयर है जो मुझे याद पड़ता है तकरीबन 835 अरब रुपए बनता है। अब मुझे बताइए कि हमारा जो बजट है हमने तो प्लान किया हुआ है 835 अरब रुपए के हिसाब से। आपके एफबीआर की कारकर्दगी पहले भी खराब रही, लेकिन इस साल चले कोरोना की वजह से कुछ नीचे आ गए। इससे पहले भी खैर जो टारगेट को उम्मीद की कर रहे थे, शॉर्टफॉल का अच्छा खासा था, तो वो पैसे जब आप कलेक्ट नहीं करते हैं तो आप हमें 835 अरब नहीं देंगे एक साथ, और जितने मिलने चाहिए हमें अपनी तरह नहीं मिले, उसमें भी शॉर्टफॉल, उसमें भी कमी है। चलें, तो पहले ठीक है साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। आप ये कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में विफाक जो है वो सूबों की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ये मदद करे, उनको पैसे दे, बट यहाँ पर मसला ये भी है कि विफाक इस वक्त कह रहा है, विफाक की हुकूमत कह रही है कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, जो एनएफसी अवार्ड के तहत हिस्सा बनता है वो हम दे देते हैं। एक ब्रेक से वापस आके मैं डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस वक्त ये बहस चल पड़ी है कि विफाक जो है वो सूबों को पैसे नहीं दे रहा, सूबों की मदद नहीं कर रहा। अभी सईद गनी साहब कह रहे थे कि ये मामला सिर्फ सिंध का नहीं है, ये बाकी सूबों के लिए भी पीपल्स पार्टी की उसी तरीके से डिमांड है जैसे वो सिंध के लिए कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, अभी पिछले दिनों जो एक बहस चल निकली 18वीं तरमीम की, एनएफसी अवार्ड को तब्दील करने की, आप ही की पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब, उन्होंने कहा कि अगर तमाम जमातें एग्री करती हैं तो हमें कोई मसला नहीं है इस पे इसको रिव्यू करने में। और 18वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड को लेके शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, साबिक वजीर आजम ने ये कहा था कि एनएफसी से जो पैसा चला जाता है एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को, उसके बाद विफाक के पास कुछ बचता ही नहीं है। सो मेरा मशवरा उन्होंने कहा था कि ये होगा कि एनएफसी अवार्ड को भी रिव्यू होना चाहिए। पीएमएलएन कहां खड़ी है सारे मामले में? इस पे जो पार्टी का स्टांस है उसमें एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल ने बड़ा क्लियर पार्टी की पॉलिसी बयान की कि ये एक मुतफिका दस्तावेज है और ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, और इसको पार्लियामान से जब अप्रूव करवाया गया बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी।
इसको अनडू करना इस वक्त, जबकि एक क्राइसिस का वक्त है, जबकि हम वबा से भी निमट रहे हैं, हमें मईशत के चैलेंजेस भी दरपेश हैं, तो इस वक्त इसको छेड़ना जो है वो मैं समझता हूं कि एक कोई अच्छा कदम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इस वबा से निमट लें तो उसके बाद आप एनएफसी को भी रिव्यू कर सकते हैं, मगर ये इतना सिंपल मैटर है नहीं, उसकी कई वजूहात है। फॉर एग्जांपल कई साल लगे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी नजर में होना चाहिए, जो शायद खाकान अब्बासी साहब खुद मुल्क के वजीर आजम रहे, उन्होंने ये कहा कि विफाक के पास इसके बाद पैसा बचता ही नहीं। नहीं, देखिए बात यह है कि जो फेडरल डिविजिबल पूल है उसमें से सूबों को पॉपुलेशन के मुताबिक जो है वो बाकायदा सम्स अदा होती हैं। कई दफ़ा हमने माजी के अंदर देखा है कि उसकी बड़ी मुनसिफाना तकसीम हुई है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो टारगेट्स हैं वो ये हुकूमत क्लेम करती थी कि हमने उसको कई 100 अरब से बढ़ा दिया है, तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टारगेट्स क्यों पूरे नहीं होते? आपने तो टैक्स बेस भी ब्रॉडन करनी थी, टैक्स कलेक्शन को कई गुना ज्यादा करना था, तो उसमें हुकूमत क्यों नाकाम रही है? अब उस नाकामी को छुपाने की वजह से अगर आप एनएफसी के रिव्यू पे चले जाएं या 18वीं तरमीम को रिपील करने की तरफ चले जाएं, ये एक मुनासिब बात नहीं है। दूसरा, देखिए डेवोल्यूशन में कई साल लगे हैं, आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो सूबों को ट्रांसफर की हैं उसमें बहुत आपका एक्सपेंस भी आया है, आपका टाइम भी लगा है, आपका एफर्ट भी लगा है। रातों रात उसको अनडू करना मुमकिन नहीं होगा, और दुनिया भर में लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने नए यूनिट्स बनाए हैं, आपने गिलगित बल्तिस्तान बनाया है। बात यह है कि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। वफाक जितने इख्तियारात अपने पास रखेगा, आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उतनी मुश्किलात दरपेश आएंगी। ग्रास रूट लेवल तक देखिए, इसमें लोकल बॉडीज का बहुत बड़ा रोल है। दुरुस्त है कि आप 18वीं तरमीम से आगे जाके ये बात बिल्कुल सही है कि नदीम अफजल चंद साहब से भी अगर मैं पूछूं, आप सही कह रहे हैं कि ये आप एतराज कर सकते हैं कि सूबों को इख्तियारात चले गए तो आगे लोकल बॉडीज को इख्तियारात उस तरीके से मुंतकिल नहीं हुए। आप तरीक़ेकार पे इख्तलाफ कर सकते हैं। आप 18वीं तरमीम की चंद शिकों पे जो लोग एतराज उठा रहे हैं वो भी चंद एक शिकों की बात करते हैं। कोई भी पूरी 18वीं तरमीम को जो है वो खत्म करने की बात नहीं कर रहा या तरमीम करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस टाइम के ऊपर तो हो ही नहीं सकता था ना आप लोग इस पोजीशन में हैं, तो फिर ये बहस क्यों छेड़ी? देखिए, पार्लियामान की मीटिंग क्यों बुलाना चाहते हैं? इस वक्त सारी अपोजिशन पार्टीज का भी और हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। पार्लियामान होता किस लिए? पार्लियामान बहस के लिए होता है, पार्लियामान इज्तिहाद के लिए, पार्लियामान डिबेट के लिए। तो 18वीं तरमीम भी हम नहीं पास की। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कितनी तरमीम हुई, पार्लियामेंट ने पास की। तो आप पार्लियामेंट इसके ऊपर किसी कोई एक इशू, कोई सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट करना पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कोई गुनाह नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास तो बुलाया नहीं। और रह गई बात अब इस वक्त ये कहना कि कोई सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर कोई डाका डालने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई सूबों की फिर एतराज क्या है? कोई एतराज देखिए, चंद चीज़ें ऐसी है, मैं बताता हूँ। लेबर डिपार्टमेंट है, अब लेबर डिपार्टमेंट वफाक के पास भी है, सूबे भी काम कर रहे हैं। अब आइडेंटिफिकेशन, अभी ये प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज देना है, डाटा ही नहीं है लेबर के पास, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड लेबर का एग्जैक्ट डाटा ही सूबों के पास नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह होना चाहिए, सईद गनी साहब से भी पूछ लेंगे, होना चाहिए। सईद साहब खुद लेबर है, मैं समझता हूँ हमारी आधी लेबर नॉन रजिस्टर्ड है, हमारे फैक्ट्रियों के अंदर लोग नॉन रजिस्टर्ड है, बहुत सारे फर्क। अब ये चीज़ है, ये पैसे वफाक ने देने हैं। CCI जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एग्जैक्टली जब तक ये मैं समझता हूँ सही पावरफुल नहीं हो जाती, उस वक्त तक चीज़ें अभाम रहेगा। और बहुत सारे इश्यूज हैं, पेट्रोलियम का सेक्टर है, सूबे और वफाक के दरमियान झगड़े हैं, ये चीज़ें हमने आइन के अंदर रहते हुए सेटल करनी है। और आइन के अंदर रहते हुए आप बेशक तरमीम नई ना करें, आप डिबेट तो कर सकते हैं। हो सकता है कोई सिंध की कोई ख्वाहिश हो या KPK की हो कि ये हमारा डिबेट करने में हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में डिबेट हर वक्त होती रहनी चाहिए। डिबेट का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। सियासत में डायलॉग, डिबेट, एंगेजमेंट, ये कभी दरवाजा बंद नहीं होता। ठीक है सईद गनी साहब, एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा जो लेबर के हवाले से नदीम अफजल चंद साहब ने बात की, और साथ ही साथ जो आज PTI के बहुत सारे लोगों की तरफ से मैं ट्वीट्स देख रही थी, तो एतराज़ उनका ये था कि अब सिंध जो है वो पैसा क्यों मांग रहा है, और पैसा उन सब्जेक्ट्स में मांग रहा है जो ऑलरेडी 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व हो चुके हैं। तो हेल्थ केयर में क्यों पैसा मांग रहा है, बाकी एजुकेशन में उनको पैसा नहीं मांगना चाहिए। गो के नहीं मांगा, लेकिन ये 3-4 सब्जेक्ट जो डिवॉल्व हो चुके हैं, सूबों तक आ चुके हैं, उस हवाले से तो उन्होंने कहा फिर सूबे खुद करें काम, अब क्यों विफाक की तरफ देख रहे हैं?
तो ये वैसे चंद साहब को तो मैं उस कैटेगरी में नहीं लाता हूँ, ये तो खैर समझदार आदमी है, आइन को भी समझते हैं, 18वीं तकरीब को भी समझते हैं, सुबह मुख्तारी को भी समझते हैं। अब अगर हमारे दोस्त फैसल रौडा, अली जैदी, जरताज गुल, इन जैसे और दो चार लोग हमें आगे बताएं कि 18वीं तकरीब क्या है, या हमें ये समझाएं कि सुबह मुख्तारी क्या है, या हमें ये समझाएं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सुबह के क्या इख्तियारात हैं, तो इससे बड़ी क़यामत की निशानी तो कोई हो सकती है ना। वो एक रट्टी रटाई मेरा ख्याल है कि वो उनको भेज दी जाते हैं मैसेजेस के 18वीं तकरीब बात करो, लेकिन इनको पता कुछ नहीं 18वीं तकरीब है क्या। देखिए एक तो मैं अर्ज करूँ आपसे, 18वीं तकरीब के बाद जो लेबर की आपने बात की ना, सूबा सिंध ने 16 नए कवानीन बनाए जो किसी सूबे ने नहीं बनाए। सूबा सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसमें किसानों को यूनियन बनाने का इख्तियार हासिल है, और हमारे यहाँ किसानों की यूनियन बनना शुरू हो गई, 9 के करीब यूनियन बन गई। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ किसान खवातीन जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग कानून बनाया गया है। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें होम बेस्ड वर्कर्स जो खवातीन होती हैं खासतौर पर अक्सरियत में, उनके लिए कानून हमने बनाया हुआ है, किसी ने नहीं बनाया। ये सारे 18वीं तकरीब के बाद हुए। और जो रजिस्टर्ड वर्कर नहीं होते उसकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्कर्स बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं होते, पूरे मुल्क में नहीं है, लेकिन हमारे सूबे ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी का काम शुरू किया जो गिलानी साहब वक्त में शुरू हुआ था फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। हमारे सूबे ने वो काम शुरू किया हुआ, हम बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन ये 2-3 महीने जो कोरोना की वजह से फंस गए तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकी। नादरा के साथ हमने उसमें बात की और नादरा को हमने उसमें इंगेज किया है, उनसे हम वो स्मार्ट कार्ड बनवा रहे हैं। तो हम तो बहुत आगे जा रहे हैं लेबर के काम में, स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, अगर हेल्थ सेक्टर में भी आ जाए, एजुकेशन सेक्टर में भी आ जाए, तो कभी ये बैठ के जरा मुआवजा कीजिए कि जब एजुकेशन और हेल्थ विफाक और सूबों में तकसीम होता था तो कम से कम सूबा सिंध के तो मैं कह सकूंगा चेक करिए कि यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज कितने कॉलेजेस बने, और जब ये सूबे के पास आ गया तो कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने कॉलेज बने। जब हेल्थ सूबे के पास आ गया तो कितने नए हॉस्पिटल बने, कितने हमने सरकारी जो बड़े हॉस्पिटल्स थे विफाक के पास उनको हमने कितना इम्प्रूव किया है। तो ये कहना है कि इसका फर्क नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, लोगों को फायदा हुआ है। अच्छा, दूसरा जब हम बात करते हैं ना एनएफसी की, तो 18वीं तरमीम को बिला दोगे, दोनों अलग अलग चीजें। 18वीं तरमीम का उन्होंने कहा कि बहस करने में, पार्लियामान में डिस्कस करने में तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं, मेरी कसम है ना। देखिए, आपने शायद खान अब्बासी साहब का जो जिक्र किया, उन्होंने 18th अमेंडमेंट में बातें की थी, उनका जो क्लिप है वो एनएफसी के हवाले से। अच्छा, एनएफसी अवार्ड, अच्छा एनएफसी अवार्ड होता है वो 5 साल के लिए है। 5 साल इस एनएफसी अवार्ड को गुजरे हुए मजीद 5 साल गुजर गए। नए एनएफसी आ जाना चाहिए था 8वां, अभी तक नहीं आ सका। पहले नून की गवर्नमेंट में उस पर डिले हुआ, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, इनकी तरफ से डिले हो रहा है। भाई 8वां एनएफसी अवार्ड बैठ के करें ना, क्यों नहीं करते? कमीशन बना हुआ है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो 18th अमेंडमेंट एक अलग चीज है। 18th अमेंडमेंट में किसी को बात करनी करी, लेकिन देखिए एक जो बुनियादी फर्क है ना, 18 तो तरमीम हो गई, इसके बाद शायद 23 में तरमीम हो चुकी है, 22 के हो चुकी है, लेकिन 18वीं तरमीम मुनफरद इसलिए है सबसे कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट का इत्तेफाक था। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन में बैठी हुई जमातें और हुकूमत में बैठी हुई तमाम जमातों ने इत्तेफाकी राय से एक तरमीम की, और वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर पार्लियामान ही कहती है या डिमांड करती है कि भाई वहां पर बहस हो दोबारा, कुछ शिकें हैं देखने वाली हैं, उनको काबिले बहस अगर समझा जाता है तो बहस करने में तो मसला नहीं है। मैं सिर्फ एक हुकूमत जिसकी अपनी अक्सरियत 2, 4, 5, 6 नशिस्तों की है और किस तरह उन्होंने अपने आप को लटकाया हुआ है, काबू किया हुआ है, आपको पता है, मैं उस फैसले नहीं जाना चाहता। वो बैठ के ये कहे कि जो 18th अमेंडमेंट जो कंसेंसस के साथ हुई थी उसमें ये चीजें ठीक नहीं है। तो भाई अगर आपने कोई चीज करनी है तो पहले आप सियासी जमातों से बात करें। आप अपोजिशन के बगैर कर नहीं सकते, आप सुबह की मर्जी के बगैर कर नहीं सकते। ठीक है, ये दुरुस्त है कि इनकी पोजीशन अभी नहीं है कि जिसमें ये कर सकते हैं। ये तो बात है ना कि वो अददी बर्तरी जो चाहिए, आप अगर बहस करने के बाद कहते भी पास कर, कोई भी 2/3 मेजॉरिटी के बगैर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। हाँ, तो जो बात की जा रही है वो सियासी पार्टियों से ही बात करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा कि कोई ऑर्डिनेंस के जरिए या कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करे या कोई ऐसा अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम को होगा जिसके जरिए अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन की, ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहा। ये जो बात पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ। हाँ, आवाज में तलखी हो सकती है, आवाज में तलखी हो सकती है, अंदाज में तलखी हो सकती है, वो दोनों तरफ से होती है और मैं समझता हूँ वो भी नहीं होनी चाहिए। वो भी नहीं होनी चाहिए। तारिक साहब क्या? मैं समझता हूँ इस वक्त क्राइसिस के दौर में हमें यकजहती की तरफ जाना चाहिए और चीज़ें, हमें अवाम को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जख्मों पर मरहम रख रहे हैं।
ठीक है, आवाम के सामने इस वक्त लड़ाई का मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल क्लास के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी जब खुद बयान देते हैं ना, कोई एक पार्टी या एक किसी फर्द के ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क, ये सारी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आएगा कि हम मर रहे थे और ये लड़ रहे थे। वो बात ठीक है, लेकिन लॉकडाउन पे भी हम देख रहे हैं कंफ्यूजन है। पहले तारिर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात कर लें, फिर मैं डिस्कशन को आगे। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा। हमारी रिक्विजिशन भी जमा है और बात यह है कि जब तक पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी, ये बात 18वीं तरमीम की पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखी गई, शोशा छोड़ दिया जाता है। और देखिए, आप क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस क्रिएट मत करें। ये हुकूमत जब से आई है, इसने कौम को बहरानों के अलावा दिया क्या है, कंफ्यूजन और अभाम के अलावा दिया क्या है। आपने कहा कि जी हमने वो हुक्मरान अशराफिया के कहने पे, देखिए हुक्मरान अशराफिया के कहने पे अगर आपने लॉकडाउन किया तो आप ग्रास रूट के पॉलिटिकल वर्कर्स को अपने साथ रखें। आप चंद साहब से मशवरा लें, आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ग्रास रूट लेवल की सियासत करते हैं। आप क्यों हुक्मरान अशराफिया के बहकावे में आके आपने इस तरह का लॉकडाउन कर दिया। और अगर स्मार्ट लॉकडाउन भी करना है, आम आदमी के बहुत मसाइल हैं। खुदारा रमजान का महीना है, आप अगर स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं तो सस्ती अशियाए खुर्दोनोश क्यों नहीं मिल रही लोगों को। आप स्मार्ट रमजान बाजार क्यों नहीं लगा सकते। अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन करने जा रहे हैं, लोगों को सस्ती अशिया क्यों नहीं फराहम की जा सकती। खुदारा पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और इस पर डिबेट करें प्लीज। ये पार्लियामेंट का इजलास बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस पे डिबेट हो, लेकिन बात है तो वो तो तारड़ भाई से मैं पूछूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी कल जो इंटरव्यू दे के एक नया शोषण छोड़ दिया है, पता नहीं वो ऐसे टाइम पे क्यों इंकशाफात कर रहे हैं, कैबिनेट बनाने की बातें होती हैं, ये ऐसी पता नहीं किसको पैगाम दिया। चले, लेकिन मुझे ये बताएं के मुख्तदर इदारों पर सवालिया निशान उठाए हैं, ये इस वक्त शोषण छोड़ने की बात नहीं है। इस पे भी थोड़ा सा पहले मुझे ये बताएं कि वो अशराफिया कौन है जो वजीर आजम साहब कहते हैं कि अशराफिया जो है वो चाहते हैं लॉकडाउन, और वजीर आजम तो वो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव, वो किसके कहने पे वो अशराफिया वो जिसने इस मुल्क का खून निचोड़ा है। हाँ। रियासती इदारों के जरिए बिजनेसेस किए हैं, इस्तेमाल किया है और आम आदमी का खून निचोड़ा है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इदारे खा गए उनके दोस्त रिश्तेदार। अच्छा, तो अभी मुल्क में लॉकडाउन है या नहीं है? नहीं, लॉकडाउन देखिए साफ लॉकडाउन है। ठीक है, देहातों में तो लॉकडाउन हो ही नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि इस नहीं हो सकता ना। गंदम वो आप सीजन है, चाहे वो गांव देहातों की मसाजिद की बात कर लें, अगले 10 दिनों में बिल्कुल ठीक है, आप गंदम जरूर हार्वेस्ट होनी है, वो नहीं स्टॉक हो सकती, वो नहीं रोक सकती। तो फिर बराए नाम लॉकडाउन कहें ना आप इसको। आप बाजारों में रश देख लें, जिन सेक्टर्स को खोला है वो देख लें, सॉफ्ट लॉकडाउन कहें। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जमातों का, मीडिया का, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का भी ये जिम्मेदारी है कि हम SOPs हम दें और मुत्तफिका जो कमेटीज हैं पे अमल कहाँ हो रहा है। इस पे तो बातें जो है ना, मैं समझता हूँ टॉक शोज में या आउट ऑफ उस कमेटीज के बात होनी नहीं चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जहाँ चारों चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। मीडिया तो ऑब्वियसली अगर आप बाजारों में देखेंगे तो आपको अगर रश नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मीडिया तो बात करेगा। मैं अभी खुद मैं गया था चक्री, अभी मैं पिंडी के होके गया था, यकीन जाने रश वाकई बहुत था। रेडियो के ऊपर भी, बाजारों में, दुकानें हालांकि बंद थी लेकिन सड़कों के ऊपर बहुत रश है, बहुत रश है। और ये इसको हम SOPs नहीं देंगे तो आम जो आगे ईद का सीजन आ रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने सिर्फ ईद के दिनों में इस रमजान में पैसे कमाने होते हैं पूरे साल के लिए, उनको हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे। वो तो नहीं रुक रहे, वो तो जो शॉपिंग करने वाले ये क्योंकि ये सईद गनी साहब का भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है आजकल, और वो विफाक और सिंध की जो लॉकडाउन और सॉफ्ट लॉकडाउन की जो खींचातानी है, इसमें आवाम भी कंफ्यूज है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें SOPs के ऊपर डिबेट करनी चाहिए, हमें वे फॉरवर्ड देना चाहिए, हमें ऐसे पैकेजेस जो रिलीफ देना है। वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब लॉकडाउन है, इसको सॉफ्ट लॉकडाउन कहें, स्मार्ट लॉकडाउन कहें, लेकिन जो लॉकडाउन के SOPs हैं जो हर सेक्टर को दिए गए हैं, चाहे वो मसाजिद में उलमाए कराम के हवाले किए गए हैं, चाहे वो ताजरों से बात करके उनको बताए गए हैं, सईद गनी साहब अगर उन पे अमल दरामद नहीं होगा तो चाहे जितना मर्जी स्मार्ट लॉकडाउन कर लें आप,
फ़ायदा क्या है फिर? ये तो बराए नाम लॉकडाउन हो गया। आपने जिन लोगों पे आपका बस चलता है स्कूलों कॉलेजों पे, वहाँ पे तो बंद हो गए। जो मार्केट्स में ताजिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंध में से कभी कभी पंजाब में से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाती हैं, वो एहतजाज करने आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम दुकानें अपनी खुली रखेंगे। वहाँ पर तो कोई SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? सारी आपने एक सवाल किया था चंद साहब से, तो बड़ी होशियारी से वो उसको टाल गए। आपने पूछा था ये अशराफिया कौन है जिसने लॉकडाउन करवाया, तो उन्होंने बस बता दिया कि अशराफिया कौन है, उसने डिफाइन कर दिया। लेकिन वजीर आज़म साहब ने किसको अशराफिया क्या वो नहीं बताया। उन्होंने अपने असद उमर साहब को अशराफिया कहा है। आप भी जानते हैं नहीं भाई, मैं भी जानता हूँ अशराफिया कौन है। नहीं, कुछ अशराफिया होती है बताने वाली होती है, कुछ होती है छुपाने वाली। तो ये वजीर आजम ने कौन सी वाली अशराफिया के मशवरे पर ये किया? असद उमर साहब ने 2 मरतबा अनाउंस किया कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक से उस मीटिंग को चेयर वजीर आजम साहब खुद कर रहे थे। फिर उनकी जो वजीर सेहत है पंजाब की, वो बार बार आके कहती है लॉकडाउन को बड़ा फायदा हुआ है। फिर इनके जो KPK के वजीर बड़े काबिल वजीर सेहत हैं तैमूर जगड़ा साहब, वो आके कहते हैं कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उसका बड़ा फायदा हुआ है। फिर उसके बाद खुद वजीर आजम कई दफा ये जब कहते हैं कि पाकिस्तान में अमवात इसलिए कम हुई है कि हमने बर वक्त और वक्त से पहले जो है वो लॉकडाउन कर दिया था, इसलिए हमारा जो अमवात का रेशियो वो बहुत कम हो गया है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि वजीर आजम अपने आप को कहते हैं कि वो अशराफियाँ हैं, अपने पंजाब के वजीर सेहत को कहते हैं, असद उमर को कहते हैं, KPK के वजीर सेहत को कहते हैं किसको अशराफिया? तो वो मैं समझ रहा था कि बताएंगे कि इन चारों मौजूद में से कौन है आज वो डिक्टेट करवाता है। हमारे नए वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने तो बिलावल साहब को कहा अशराफिया का नुमाइंदा। नहीं, मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब बिलावल साहब के कहने पे कर रहे हैं, और पंजाब भी कर रहा है, KPK भी कर रहा है, कश्मीर भी कर रहा है, गिलगित भी कर रहा है, बलूचिस्तान भी कर रहा है। और ये आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी माशाल्लाह साहब हमारे कहने पर जो है लॉकडाउन भी कर रहे हैं और सक्रिय भी कर रहे हैं। बहरहाल वो नहीं बताना चाहते, उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम वो चंद साहब जी मुझे तमुक्ति क्यों बता देगा। अच्छा, आपने अब जो दूसरी आपके पुराने कॉलीग हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप उन्हें पहले ही समझदार कह चुके हैं, तो आपसे ज्यादा कौन समझता है? नहीं बताएंगे? फ्यूचर के कॉलीग भी हो सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आपको आवाज सईद गनी साहब, अब आपकी आवाज भी नहीं आ रही नदीम अफजल चंद साहब को। जो आप कह रहे हैं वो नहीं सुनना चाह रहे, या उनको तो आवाज नहीं पहुंच रही? उनकी मर्जी है। वैसे चलिए पहले मुकम्मल कर लें। जी 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 देखिए, एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कितने कंफर्टेबल होंगे उस टोले के अंदर जाइए बैठे हुए। तो बहरहाल वो माने या ना माने, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ उनकी प्रॉब्लम को, उनकी परेशानी को, उनकी मजबूरी को। वो बहरहाल अच्छे आदमी अल्लाह को खुश रखे जहाँ भी हो। देखें, जो दूसरी बात कर रही है, ये SOPs का बड़ा इशू है, और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक देखें पूरे मुल्क से एक आवाज नहीं आएगी ना, कभी हम उसको स्मार्ट लॉकडाउन कह देंगे, कभी उसको हैंडसम लॉकडाउन कह देंगे, कभी हम उसको कोई कह देंगे, कभी हम कुछ कह देंगे, ये मसला हल नहीं होगा। इस वक्त हमें पहले तो ये बात तय कर लेनी चाहिए कि मुल्क को एक बहुत संगीन चैलेंज दरपेश है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब सच्ची बात है कि हम अगर कोई इनकी बात का जवाब भी देते हैं तो हमें तकलीफ ही होती है कि वक्त नहीं इन बातों का कि मैं चंद साहब की बुराइयां गिनाऊं या मेरी बुराइयां गिनाएं। कोरोना जो है हमारे गले पड़ा हुआ है, सबके पूरी दुनिया के गले पड़ा हुआ है, और इस पर जब हमें एक आवाज होनी चाहिए, हमें अपनी बुराइयां, गलतियां, खामियां एक तरफ रख के जो सही मशवरा देता है उसके मशवरे को हल करना चाहिए, एक तरफ चलना चाहिए। अब हमारी अगर कोई प्रोएक्टिव कोई हमने काम कर दिया था, हमारे कोई काम ऐसे थे जिसको लोगों ने सराह दिया, अब वो हमारा जुर्म बन जाए, हमारा गुनाह बन जाए, और फिर उसको खराब करने की, उसको नाकाम बनाने की, उसको लोगों की नजर में बुरा बनाने की अगर एफर्ट शुरू हो जाएंगे ना, तो ये हम तो शायद बर्दाश्त कर जाएंगे, हम जवाब भी दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका नुकसान हो रहा है उस मुल्क के लोगों को होगा, उसको शायद ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ये बर्दाश्त कर सकता है। तो हमें कम से कम कोरोना के इसी पर बिलावल साहब ने भी आज यही बात की थी कि तो ज्यादा मसला जो है वो सिंध क्योंकि कामयाब होता दिखाई दे रहा था, उन्होंने कहा, तो वहां पे विफाक को जो है मसला शुरू हो गया। अताउल्लाह तारिर साहब, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे कि SOPs पे अमल दरामद अगर नहीं होता तो फिर आप इसको जो मर्जी नाम दे लें, और वाकई हम देख रहे हैं, और जो लोग स्पेशली जो हल्के की सियासत करते हैं वो इस चीज को जानते हैं। पिछले नदीम अफजल चंद साहब से पूछ लीजिए, आप बाहर निकलते होंगे, आपने आज वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से प्रोग्राम के आगाज में ही बात की थी। सब लोग जानते हैं कि जो हल्के के अंदर हालात हैं, एक गली मोहल्ले के हालात हैं, वहाँ पर जो छोटी मसाजिद हैं वहाँ के हालात हैं,
कोई किसी सेक्टर को दिए गए SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। सादिया साहिबा, इतना अफसोसनाक है कि इस वक्त 400 अमवात हो गई हैं टोटल जब से ये वबा आई है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है 400 का, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 990 केस रिपोर्ट हुए। अब जो आज 24 घंटे अभी शाम को पूरे हो रहे हैं, 780 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। ये हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है जो डेली केसेस की रिपोर्टिंग है। मैंने जो पहले लोकली ट्रांसमिटेड केसेस की बात की, लोकली ट्रांसमिटेड केस वो है कि जो आपस के मेल जोल बाहर निकलने से एक शख्स दूसरे शख्स को ट्रांसफर करता है, वो 80% से 80% से तजावुज कर गए हैं। लॉकडाउन आपको करना होगा, करना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मगर हुकूमत को हुकूमत के जहन से सोचना होगा। ये इस तरह से है कि जिस तरह कोई बाहर ऑब्जर्वर बैठे हैं, ऑब्जर्वर नहीं तो ये कोई वैसे ही तनकीद करने के लिए बैठे हैं कि जी अशराफिया ने लॉकडाउन करा दिया। अशराफिया बड़ी क्लियर है, अशराफिया वो है जिसका आप जहाज इस्तेमाल करें, अशराफिया वो है जिससे आप फंडिंग लें, अशराफिया वो है जो आपके धरनों को फंड करें। तो ये अशराफिया की मत सुने ना, आप ग्रास रूट पॉलिटिकल आपके जो वर्कर हैं उनकी सुने। आपने क्यों अपने आप को घेरा हुआ है अशराफिया के साथ? अशराफिया तो अभी जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अशराफिया तो बाहर आउट होती नजर नहीं आ रही आपको? नहीं, मगर देखे ना, वो रोज आके टीवी पे कभी 6 MPs के साथ तस्वीर खिंचाते हैं कि बच्चों ये 6 MP मेरे साथ हैं, पंजाब हुकूमत 10 MPs पे कायम है। कभी कोई थ्रेट देते हैं। आपका क्या ख्याल है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? रिपोर्ट इसीलिए नहीं आ रही कि आंखें दिखाई जा रही हैं। और देखिए, जहांगीर खान तरीन का कसूर नहीं है, वो तो एक्सपोर्टर है ना, वो हुकूमती ओहदे पे तो नहीं था। हुकूमती ओहदे पे तो वजीर आजम थे जिन्होंने एक्सपोर्ट की किल्लत के बावजूद इजाजत दी। तो ये अशराफिया वाली बात को अगर आप छोड़ भी दें, इस वक्त जो हालात हैं मुझे समझ नहीं आती कि वजीर आजम का गिला किससे है लॉकडाउन? ये तरीन साहब को अगर आप अशराफिया कह रहे हैं तो वो वजीर आजम तो कह रहे हैं कि वो अशराफिया यानी कि तरीन साहब वो कह रहे हैं कि चाहते थे कि लॉकडाउन हो जाए और वजीर आजम साहब ने मुझे तो समझ नहीं आ रही वजीर आजम साहब गिला किससे कर रहे हैं? मैं वजाहत कर देता हूं। अगर वो देखें रोज गिला करते हैं, अब आप असल डेफिनेशन अशराफिया की बताइए मेरे ख्याल से। मैं कर देता हूं। देखिए अशराफिया, बात ये है मैं हुकूमत की तरह अशराफिया वो है जो एलीट क्लास है हमारी सोसाइटी में, जो पॉलिटिक्स पे भी कब्जा कर रही है, जो बिजनेसेस पे भी, जो फैसलों पे भी, पॉलिसी मेकिंग पे भी। अच्छा। जो आम आदमी का, रेडी वाले का नहीं सोचते, आम किसान का नहीं सोचते, जो आम किसान का नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि एक वेल्डिंग वाला अगर वेल्डिंग नहीं करेगा तो वो बच्चों को 1 महीना रोटी कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा, गैस का बिल कैसे देगा। जो हॉस्पिटल्स में आज आम मरीज भी दाखिल नहीं हो रहा है, ये जो अशराफिया हॉस्पिटल बना के गई है 35 सालों में, जिसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि वेंटिलेटर भी नहीं है और मरीज दूसरी कोरोना के अलावा भी कुछ लोग दाखिल नहीं हो रहे हैं। लोग अपने घरों में मरने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कोरोना से लड़ रहे हैं और डॉक्टर्स वहां ये सूरत हाल बनी हुई है। वो अशराफिया है जो सिर्फ लॉकडाउन कहती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं देती। हम कहते हैं कि लॉकडाउन के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सॉफ्ट लॉकडाउन भी ऑप्शन है। आप देहातों में अलहदा लॉकडाउन करें, शहरों का और देहातों के लॉकडाउन में फर्क है। ठीक है। आप जिस तरह आज आपने I-10 सेक्टर को लॉक कर लिया कि दूसरे सेक्टर से ना मिले, जिस तरह आप लाहौर को लॉकडाउन कर लें या लाहौर के माडल टाउन को लॉकडाउन कर लें, रायगढ़ को, जाती उमरा को लॉकडाउन कर लें कि जाती उमरा का कोरोना दूसरे लाहौर में दाखिल ना हो। और इस तरह देखें, ये चीजें हैं। मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त इंडस्ट्री भी हमने कहते हैं कि चलनी है, एक्सपोर्ट भी हमने करना है, हमने ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त एक अपॉर्चुनिटीज भी है, हमारी मिलें चलेंगी। हमारा मजदूर जो ले ऑफ होके शहरों से बेरोजगार होकर देहातों में बैठा हुआ है या शहरों में सड़कों पर बैठा हुआ है, उसके बारे में भी सोचना है। लेकिन गवर्नमेंट कितने लोगों को पैसे दे सकती है? 12,000 लॉकडाउन कर रही है, तो इनका इशारा तो आपकी तरफ चला गया। आप लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। देखिए, क्योंकि हम संजीदा बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अशराफिया की बात तो शायद आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैंने कहा हम संजीदा बात कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने अशराफिया की बात कह दी थी, मुझे नहीं पता किस रेफरेंस में ज़हन में क्या था, वो क्या बात कर गए। लेकिन हमें दोनों पहलुओं को देखना है। जब हमने भी लॉकडाउन की बात की थी शुरू में, तो हमें ये अंदाजा था कि हमारे पास जो मजदूर तबका है, जो रोजाना अपना रोजगार कमाते हैं, घर चलाते हैं, वो तबका है, बहुत मुश्किल होगी, हमारी इकोनॉमी मुतासिर होगी। लेकिन मुझे दुनिया का कोई एक
बताएंगे जहां पर कोरोना की वबा आई हो और उसकी इकोनॉमी ने सर्वाइव किया। हर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, चाहे वो तरक्की याफ्ता यूरोप के ममालिक हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे इवन चाइना को बहुत, क्योंकि उसका खैर एक हिस्सा जो मुतासर हो, उन्होंने बाकी अपने मुल्क को बचा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ ये वबा आई थी वहाँ बहुत उनकी जो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर हुई। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, मैं कोई माहिर नहीं हूँ मैशत का, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ इतनी बड़ी वबा आ जाए वहाँ अगर आप ये सोचेंगे कि किसी तरह मैशत को बचा लेंगे तो नहीं बचेगी, मैशत मुतासर होनी है। अब आपने देखना ये कि मैशत को मुतासर हो रही है, उसके साथ साथ आप अपने लोगों की जिंदगी किस तरह महफूज बना सकते हैं, किस तरह लोगों को इस वायरस से महफूज रख सकते हैं। तो पहली तरजीह हमारे अपने लोगों की, शहरियों की सेहत और जिंदगी होनी चाहिए। उस पर अगर मैशत को नुकसान भी पहुंचता है तो मैं इस बात का कहूँ कि हमें नुकसान उठाना चाहिए, इसलिए कि हमारे लोग सेहतमंद होंगे, जिंदा रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैशत भी बहुत तरक्की कर जाएगी, हम उस नुकसान से भी निकल आएंगे। ये फर्क है थोड़ा सा चीजों को देखने का। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं मैशत को पहले देख ले, लोग अगर जिंदा मतलब अगर खाते रहेंगे तो शायद कोरोना से भी लड़ देंगे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ जरा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, उसके बावजूद अगर हमारी बात गलत थी, हमने कोई गलत फैसला कर लिया, तो तमाम सूबों ने ना सिर्फ उसको फॉलो किया बल्कि उसको उन्होंने रिकग्नाइज किया कि इसकी वजह से हमें बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, अब ये तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, मैं भी समझता हूँ इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी फैसला हम करें वो कम से कम इत्तेफाक रहसे हो। ये नहीं होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत एक फैसला करे तो मैं उसकी मुखालफत करूं, मैं एक फैसला करूं तो वफाकी हुकूमत की मुखालफत करे। अगर हम इस बात को ज़हन से निकाल दें कि अगर बुरादरी साहब कोई बात कहेगा, अच्छी बात कहेगा तो उसकी वाह हो जाएगी, भाई होने दे वाह, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान की वाह होती रहे वाह, अगर लोग हमारे ये तारिर साहब ये बातें सारी, और ये इस पूरे क्राइसिस के अंदर एक जो नेशनल इमरजेंसी है, इसमें पूरा मुल्क, पूरी कौम को आखिर ये पैगाम क्यों नहीं जाता कि कहीं किसी विफाक और किसी सूबे का या सूबों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, इस मामले को लेकर एक पूरी रियासत की, पूरे मुल्क की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों सामने नहीं आती? फिर बात दोबारा वही हो जाती है कि नहीं जी सूबे तो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, 18वीं तरमीम के बाद वो जो चाहें कर लें, लेकिन इस मामले में एक नेशनल इमरजेंसी में तो कुछ आवाम को चला जाए मैसेज ऐसा कि यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ आ सकती हैं हमारी सियासी जमातें सामने। आना चाहिए, मगर आप देखें ना वफाकी हुकूमत को मेरी वही गुजारिश है कि सिंध ने लीड ली, सबसे पहले तालीमी इदारे बंद किए, सबसे पहले PSL के मैचेस में तमाशाइयों के बगैर उन्होंने इंतजामात किए, मैचेस खत्म किए, सबसे पहले उन्होंने लॉकडाउन किया, मौसर लॉकडाउन किया। आलमी इदारा सेहत ने उनकी तारीफ की कि पाकिस्तान के इक़दामात बहुत अच्छे हैं। शफकत महमूद साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके कहते हैं कि जी तालीमी इदारे हमने बंद नहीं करने, हमने पैनिक नहीं फैलाना, और शाम को फिर आप फैसला कर लेते हैं। ये लीडरशिप लेनी होगी फेडरल गवर्नमेंट को, उनको सीरियसनेस शो करनी होगी। अभी चंद साहब लॉकडाउन कह रहे थे ये करें वो करें, ये किसने करना है? ये हुकूमत ने करना है। और आखिरी बात, पहले आपने कहा कि जी ये बूढ़ों को और उनको होता है, बीमार लोगों को, पहले आपने कहा ये जानलेवा नहीं है। वजीर आजम को चाहिए अपने मशीर चेंज करें या अपना कोई माइंडसेट चेंज करें। इस तरह अटैक करके सूबों को और गैर संजीदा गुफ्तगू और एक 10 साल से कम उम्र के बच्चों में भी ये आया है सामने, डॉक्टर्स जो हैं वो खुद बता रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट कमेंट, मेरे पास टाइम थोड़ा है तारिक साहब, लास्ट कमेंट में जरा चंद साहब से लास्ट कमेंट। देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपोजिशन ये पॉइंट स्कोरिंग करे, और पर्टिकुलरली नून लीग, क्योंकि चलो सिंध में पीओ पार्टी की तो हुकूमत है, एक बड़ा सूबा है। मेरे ख्याल में इस वक्त हमें इश्यूज़ के ऊपर जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा है कि हमें एक कंसेंसस के साथ काम करना चाहिए, और मैं उनके बात से जो बना रही है और जो असद उमर साहब की जो कमेटी है, उस कमेटी के अंदर बैठ के जो इशू रिजॉल्व होते हैं, वहाँ जो फैसले होते हैं, बाहर आके भी वही आवाज़ रहनी चाहिए। राइट, नदीम अफजल चंद साहब, सईद गनी साहब, अताउल्लाह तारिर साहब, तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।